नमस्कार दोस्तों। आज तारीख हो गई है 14 जनवरी 2025 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 7वां एपिसोड। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने पिछले 6 एपिसोड देख लिए होंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। और आज मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे के सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे ये कोई क्वेश्चन है और ये 3 2 5 बार पूछा जा चुका है, CPO में पूछा गया, CHSL में ये इसकी डेट है और ये शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट ऐसे है। UPSSC असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, SSC GD में पूछा गया, RRB NTPC में पूछा गया। ऐसे ये है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितने मैं 20 के 20 क्वेश्चन सारे PYQ और ये और भी ज़्यादा बार पूछा गया है, लेकिन पिछले मैं 5-7 साल के ही ले रहा हूँ और उससे पहले मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखोगे और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या अधिक नहीं है 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख। देखो, कह रहा है जो पंचायत है ना वो 3 स्तर की होती है, तो जो मध्यवर्ती स्तर है ना उसका गठन कुछ राज्यों में नहीं किया जाएगा। किन राज्यों में नहीं किया जाएगा? जिनकी जनसंख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंचायत की। ठीक है, पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? पंचायत से ये है भाई साहब। सबसे पहले करते कौन से भाग में है? भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, अब कहता है संविधान संशोधन कौन सा है पंचायत से? संविधान संशोधन, ठीक है, वो है भाई साहब 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले ये मतलब कहाँ लागू हुई थी? सबसे पहले जो पंचायतें लागू हुई कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में। नागौर जिला है राजस्थान में, सीकर के पास। ठीक है, वहां हुई थी। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद ये है भाई साहब 243। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जिड्डी में कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल ये इससे संबंधित है, तो कौन सा है? 243। ठीक है, और जो पंचायत होती है ना वो भाई साहब 3 सत्र की होती है। जैसे देखो, ये हो गई पंचायत अपनी, 3 सत्र की होती है, 1 2 3। एक तो होती है भाई साहब अपना ग्राम स्तर पर होती है। एक होती है मध्यवर्ती स्तर जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, और एक होती है भाई साहब जिला स्तर पर। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर किसी राज्य की जनसंख्या किससे 20 लाख से कम है, मतलब 20 लाख से कम है, छोटे जो राज्य है अपने नॉर्थ ईस्ट लगा लो या जो भी कोई राज्य है हो गए, तो उसमें जो मध्यवर्ती जो पंचायत होती है जरूरी नहीं है इसको शामिल किया जाए, इसको हटा सकते हैं, मतलब 2 स्तर ही कर सकते हैं, ग्राम स्तर और जिला स्तर। कितनी होनी चाहिए? 20 लाख होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पंचायत 3 सत्र की होती है, 3 सत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? 74वां अनुच्छेद, 21A, 101वां और 31A। DSSB में 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो कौन से 6 से 14 वर्ष के भाई छोटे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए? ये है भाई साहब आर्टिकल 21A में। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है भाई जब मूल जो संविधान है ना 1947 वाला, 1946 वाला, मतलब 47 वाला, उसमें क्या था? भारत आजाद 1950 में जो संविधान बना उसके अनुसार ये आर्टिकल 74, 21, 101, 31। एक अर्थ है कि इसमें संशोधन हुआ था, मतलब जब इसमें 21A जोड़ा गया, 21 आर्टिकल में 21A जोड़ा गया, कब? जब संविधान संशोधन। तो 21A ये कब हुआ था? ये हुआ था भाई साहब 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक ये DSSB NDMC में पूछा गया कि जो वो 21 आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में था शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, या फिर आश्रय का अधिकार, या फिर एकांतर का अधिकार,
या फिर सामाजिक न्याय का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? ये भाई साहब शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं आएगा। ठीक है, और एक डीएसएसबी डीओई में पूछा गया कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कब का है? 2009 का है भाई। तो इसको क्या हुआ था, पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस टाइम वो धारा 370 लग रही थी ना, को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था ये। ठीक है, ऑप्शन में था निम्नलिखित में से किस राज्य को छोड़कर, मतलब किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में आरटीई राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था? तो वो था जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में लागू हुआ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? प्रमुख वनोपन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बड़े उद्योग, पुलिस तथा कानून व्यवस्था। देखो, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है भाई। इसमें टोटल कितने विषय है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची यहां पर लिख देता हूं। 11वीं अनुसूची में टोटल विषय कितने हैं? इसमें भाई साहब 29 विषय है। ठीक है, और जो 29 विषय में से एक विषय इन 4 ऑप्शंस में से है, तो कौन सा है? मतलब प्रमुख वनोपन नहीं है, स्वास्थ्य स्वच्छता है या नहीं है। अब सुनो मेरी बात, आपको ये 29 विषय याद नहीं कर ले भाई। जो ग्राम पंचायत उसमें 29 प्रकार के मतलब आइटम दिए हुए हैं, आइटम वो नहीं जो आप समझ रहे हो। ठीक है, नोटी समझ गो, मतलब समझ गए। ठीक है, टोटल 29 है, लेकिन आपको 29 याद नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये जो स्वास्थ्य और स्वच्छता का, ये भाई साहब 3-4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये करवाया। 29 ना आप याद कर सकते और ना आपको याद करने हैं। एक रट लो कि जो पंचायतों के विषय में थे, स्वास्थ्य मतलब गांव पंचायत भाई स्वच्छ होने चाहिए, स्वास्थ्य हेल्थ इंपॉर्टेंट होते हैं पंचायत मतलब गांव में। ठीक है, समझ गए, रट लो। ये है 29 है, आपको सारे याद नहीं करने। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में कि जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय कितने हैं? 29 है। यूपीएसएससी में, यूपीपीएससी में पूछा गया 29 विषय किसमें है? 11वीं अनुसूची में। फिर आता है 12वीं अनुसूची, वो आते भाई साहब नगर पालिका से संबंधित पालिका, और उसमें कितने विषय है? इसमें है भाई साहब 18 विषय है। ठीक है, 11 में तो 29 है और 12 में प्लस 6 करेंगे कितने? 18। 11 में प्लस 17 29, ऐसे याद करो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है कहलाती है चूक, अवमूल्यन, वित्त की कमी, रुग्णता। एसएससी जीडी में 2 बार पूछा जा चुका है और एसएससी सीजीएल पूछा गया, जीडी में तो 2023 में ही पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सरकार का कुल व्यय, भाई ये हमारी सरकार है, इसके पास टोटल धनराशि इतनी आ रही है और जा ज्यादा रही है, मतलब कमा कम रही है टैक्स के से और खर्च ज्यादा कर रही है सरकार, तो उसे क्या कहेंगे? व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाए, मतलब खर्चा उसके राजस्व कमाई से अधिक हो जाए, चूक, अवमूल्यन, वित्त की कमी आएगी भाई साहब, मतलब पैसे की कमी आई। भाई मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हैं और खर्च 110 कर रहे हैं, तो क्या होगी? पैसे की कमी आएगी ना, 10 रुपये आपको कम हो जाएंगे आपके पास, यही है ना। हाँ, अब सुनो मेरी बात। एक क्वेश्चन था राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? राजकोषीय जो घाटा हो, ये क्या होता है? ये होता है भाई साहब कुल राजस्व माइनस कुल व्यय, खर्चा। मतलब आप 110 रुपये कमा रहे, 110, ठीक है, और खर्चा आप 90 रुपये कर रहे हो, तो आपको 20 रुपये का राजकोष है। मैं नहीं मतलब 90 रुपये कमा रहे हो और 110 कर रहे हो, मतलब 20 रुपये का आपको घाटा हो गया, तो वो होता है राजकोष घाटा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2021 में। क्या पूछा गया था कि राजकोष घाटा किसके बराबर होता? ऑप्शन में था कुल राजस्व माइनस कुल व्यय, फलाना 4 ऑप्शन थे। तो कुल घाटा कब होंगे? घाटा जब होगा राजस्व कमाई माइनस खर्चा, और खर्चा जब ज्यादा होगा। ठीक है, एक होता है भाई साहब संतुलित बजट। क्या होता है संतुलित बजट? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बजट संतुलित, मतलब
इतने ही पैसे मेरे पास आ रहे हैं और इतने ही मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरी इनकम है महीने की 10,000 और मैं 10,000 ही खर्च कर रहा हूँ, मतलब ना मैंने कमाए ना मेरा प्रॉफिट ना मेरा लॉस हुआ, तो वो संतुलित है, मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। वो सब होता है संतुलित बजट, मतलब राजस्व के बराबर जो घाटा होता है ना उसे कहते हैं। ये पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, आबादी द्वारा। मतलब कि भाई किसी देश की जो मतलब क्या कहते हैं देश का विकास, भाई कौन देश कितना विकासशील है, कितना विकास है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? उसकी आबादी पर भाई। जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा विकास होगा? नहीं। अपने लोगों की स्वास्थ्य पर भाई, स्वास्थ्य चाहिए, तुम 20 साल की उम्र में तुम्हारे कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औसत साक्षरता पढ़ाई से भी नहीं होगा। ये होता है प्रति व्यक्ति आय, मतलब किसी देश है, ये अपना देश है भारत, इसमें ये अपना देश है भारत, इसमें एक व्यक्ति कितने हजार रुपए कमा रहा है, दिन के 2,000 कमा रहा है, उससे क्या है प्रति व्यक्ति मतलब देश की विकास होगा। जो ज्यादा एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी उतना ही देश विकासशील होगा। समझ गए? समझ गए। अब सुनो मेरी बात, प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होता है? प्रति व्यक्ति आय ये बराबर होता है भाई साहब देश की कुल आय अपॉन कुल आबादी, देश की कुल आबादी। कैसे? देख भाई, एक देश में भाई मुकेश अंबानी भी रहता है और एक झोपड़पट्टी वाले भी रहते हैं, तो क्या है देश की कुल आय, मान ले देश ने 10 लाख करोड़ कमाए और देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़, तो प्रति व्यक्ति आय निकाल लोगे 10 लाख करोड़ अपन 140 है, तो एक व्यक्ति के इतने हिस्से बांटे आए, वो सब होता है प्रति व्यक्ति। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में, क्या पूछा गया था कि भूटान है ना, भूटान एक देश है भाई, उसमें क्या है जीडीपी नहीं चलता, जीडीपी होता है ना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो नहीं चलता। भूटान में चलता है जीएनएच, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, मतलब तुम अपना देश कितना विकास कर रहा है हम उसका अंदाजा लगाते हैं जीडीपी से, हम नहीं, सारी दुनिया जीडीपी से लगाती है कि अपना किसी का देश कितना विकास कर रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन भूटान क्या करता है? भूटान करता है जीएनएच से लगाता है कि हमारा भूटान का देश कितना विकास कर रहा है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, उससे अगर भाई जितना ज्यादा खुश होगा उतना ही विकास कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जीएनएच से अपनी विकास की मतलब सूचकांक करता है? तो वो था भूटान। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक उच्च खालिस्तान सूचकांक आय वितरण में असमानता का प्रतिनिधित्व करता है, सीपीआई, गिन्नी, जीडीपी, एनडीपी। देखो, एक देश में मुकेश अंबानी भी है और एक झोपड़पट्टी भी है, तो कह रहा है दोनों के बीच भाई डिफरेंस है, दिन और रात का डिफरेंस। एक इसका आंसर आएगा गिन्नी। गिन्नी क्या होता है? गिन्नी होता है किसी भी देश का गिन्नी होता है 0 से लेकर 100 तक, मतलब अगर किसी देश का गिन्नी 0 है मतलब उस देश में जितने भी लोग रहते हैं ना सब समान हैसियत के रहते हैं, मतलब समान हैसियत के, सब बराबर है, सबके पास बराबर पैसा है, सबकी बराबर औकात है। लेकिन अगर किसी देश का गिन्नी 100 है मतलब उस देश में एक तो भाई साहब इतना अरबपति, खरबपति, सरबपति, इतना अमीर होगा और एक के पास खाने के भी पैसे नहीं होगी, वो होता है 100 गिन्नी। समझ गए? तो किसी भी देश का जो गिन्नी होता है ना वो 0 और 100 के बीच में लाई करता है ना, वो 0 होगा क्योंकि एकदम समान भी नहीं हो सकते पर सब पूरे देश में, और इतने भी वो गरीब अमीर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो बीच में होगा कि कुछ तो भाई, ये तो है नहीं कि इसके पास ही सारी धनराशि होगी इसके पास कुछ नहीं, मतलब बराबर से थोड़ा, मतलब 0 से ऊपर और 100 से नीचे रहेगा गिन्नी कोफिशिएंट। और गिन्नी बताता है कि किसी दे असमानता मतलब समान है, सब सेम है या फिर अलग अलग है, ये सब कौन बताता है? ये सब बताता है गिन्नी। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक और था, एक होता है लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, ये क्या मापता है? ये भी यही मापता है समानता और असमानता। लॉरेंस बिश्नोई से याद कर लो। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई
तो लोरेंज वक्र क्या मापता है? ये भी यही मापता है कि किस देश में कितनी समानता है, कितनी असमानता। ऑप्शन में अगर गिननी नहीं, लोरेंज वक्र आ जाए ना तो लोरेंज वक्र करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएसएसबी में, उसमें गिन्नी ऑप्शन में नहीं था, लोरेंज वक्र था तो लोरेंज वक्र करना। सीएचएसएल में गिन्नी था तो गिन्नी करना था। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है? ये भाई साहब ये स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। किस देश का है एक्सचेंज? ये भाई साहब अमेरिका का। ठीक है, ठीक है। ये भाई मुझे मिला नहीं अब कौन से PYQ में पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बैगा वन समुदाय है मध्य भारत का है, उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का है, या फिर उत्तर पूर्व भारत का? तो बैगा कहाँ का है? बैगा भाई साहब मोस्टली मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश कहाँ पर है? उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण में नहीं, उत्तर पूर्व, ये है भाई साहब मध्य भारत में, मिड इंडिया में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? मोस्टली मालवा का पठार में, मालवा में, जो मालवा एरिया है ना वहाँ पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सार्क आपदा प्रबंधन कहाँ स्थित है? नेपाल, काठमांडू, भारत, गुजरात, पाकिस्तान, सिंध, बांग्लादेश, खुलना। आधी दुनिया 80% लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे। दुनिया करेगी नेपाल, काठमांडू ये ऑप्शन करेगी, ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें सार्क का SAARC सार्क का हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहा, हेडक्वार्टर तो नेपाल में है। इसमें पूछ रहा है आपदा प्रबंधन कहाँ स्थित है, वो है भाई साहब गुजरात में है। CHSL में पूछा गया, ग्रुप D में पूछा गया। ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सार्क की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये क्या ना कहाँ पर स्थित है आपदा प्रबंधन? गुजरात में। ठीक है। और एक होता है भाई साहब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भाई साहब दिल्ली में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RRC ग्रुप D में कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, कब? 2024 में, मतलब आज से 6 महीने पहले पूछा गया था। 6 महीने भी नहीं हुए पूरे, हो गए भी 6 महीने। तब पूछा गया था क्या कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है? बताओ। सार्क की फुल फॉर्म मैंने आपको करवा चुका हूं पिछली वीडियोस में, एक बार फिर करवाऊं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। टोटल 8 देश है और 8 के नाम मैं करवा चुका हूं, वैसे बता रहा हूं। देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये मैंने नाम आपको करवा दिए, लिखवा भी रखे पिछली वीडियोज में, आप देख लेना। जो मेरी वीडियोज देखता है उसको तो भाई पता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है? मतलब कौन सी फसल है भारत सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन उगाता भी है और खाता भी है? समझ गए? तो वो कौन सा है? चावल की दाल। दाल है ना, पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है और हम सबसे ज्यादा खाते हैं। क्यों भाई? भारत क्या है? नॉन वेजि ना मतलब वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन। मोस्टली भारत क्या है? वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी है, शाकाहारी। और हम जो शाकाहारी, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मोस्टली हमें मिलता है दालों से, मतलब सस्ता, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा प्रोटीन ये है, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उड़द की खेती, जो उड़द की खेती होती है ना, उड़द की खेती, उड़द दाल है। ठीक है। इसकी खेती कब की जाती है? तो ये खरीफ में भी की जाती है प्लस रबी में भी की जाती है, दोनों में, मतलब पूरी साल 12 महीने करते हैं।
उड़द जो दाल है ना, उड़द दाल, उसकी मतलब जो खेती है उगाई जाती है काटे, मतलब खरीफ में भी और रबी मौसम में भी, ठीक है, सर्दियों में भी और गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, दक्कन का पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार। एमटीएस में पूछा गया, डीएसएसबी, सीएचएसएल में, आरपीएफ एसआई में, राजस्थान पुलिस में, एसआई में पूछा गया। तो देखो भाई, सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है भाई 4,500 मीटर। ठीक है, ठीक है, इसे हम कहते हैं विश्व की छत, विश्व की छत। अब सुनो काम की बात, अगर विश्व की छत एक कहते हैं, पामीर के पठार को भी कहते हैं, पामीर के पठार। लेकिन अगर ऑप्शन में ये हो तो ये कर देना पामीर का पठार, और ये हो तो ये कर देना, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। समझ गए? समझ गए। अब सुनो मेरी, पठार होता क्या है भाई? एक तो होता है मैदानी भाग, ऐसे मैदानी मतलब सीधी समतल जमीन होती है, मैदानी इलाका। पहाड़ किसे कहते हैं? ये होते हैं पहाड़, मतलब हिमालय कह लो, देखो ऐसे होता है ना पहाड़। और पठार इन दोनों के बीच का होता है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब मैदान से तो ऊपर हो गया ये थोड़े हाइट, और ऊपर थोड़ा समतल होता है मैदान जैसा, मतलब ऊपर भी गया और फिर मैदान भी बढ़ गया, इनके बीच का ये होता है पठार। समझ गए भाई? 6 बार पूछा जा चुका है। तिब्बती पठार सबसे ऊंचा दुनिया का, तिब्बत है ना जो वहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से क्या एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? चट्टानों से एक क्वेश्चन है। देखो भाई, ये क्वेश्चन है रटने वाला, जीडी में पूछा गया, सीएचएसएल। जो चट्टान होती है ना, रॉक, वो भाई साहब 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इग्निशन रॉक, एक होती है भाई साहब मेटामॉर्फोसिस। मैं इंग्लिश में कर रहा हूं भाई, तो इंग्लिश में सरल है। एक होती है सेडिमेंट्री रॉक। तो रूपांतरित ये होते हैं मेटामॉर्फोसिस। चट्टान नहीं है, कौन सी नहीं है? सैंडस्टोन। देखो, इग्निशन रॉक क्या होती है? जब भी भाई साहब लावा निकलता है, होता है, निकलता है, उसमें जो सबसे पहले जो चट्टान बनती है ना, वो इग्निशन रॉक, इग्निशन चट्टान बनती है। ठीक है, फिर इग्निशन को हीट करेंगे ना, हीट करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तब जाके मेटामॉर्फिस बनती है, तब जाके सेडिमेंट। मतलब सबसे बेसिक ये है। ठीक है, सबसे पहले ये बनती है, उसके बाद ये, और इसके बाद ये। ठीक है, इग्निशन के एग्जाम्पल बताओ भाई, ये सीधे सीधे आपको याद करने पड़ेंगे, सीधी बात है। 3 याद कर लो। एक तो होती है भाई साहब गबरू, एक होता है भाई साहब ग्रेनाइट, और एक याद कर लो बेसाल्ट। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था एचटेट में, टीजीटी 2020 में, कि भाई साहब गबरू है ना, गबरू कैसी चट्टान है? तो ये कैसी है? ये है भाई साहब इग्निशन। इग्निशन देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले आई आता है, ABCDEFGHI, फिर JKLM NOPQRS, मतलब सबसे पहले आई, फिर M, फिर S, ऐसे याद करो। बेसिक उससे ऊपर, उससे ऊपर। तो बेसिक में 3 थे भाई साहब, गबरू, गबरू जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनको नहीं कहते जबरू गबरू, हमारे मोहल्ले में कुत्ता है उसका नाम है जबरू, गबरू ही नाम है, पता नहीं क्या। ग्रेनाइट, GGB और बेसाल्ट। एक पूछा गया था गबरू के बारे में, पूछा गया था एचटेट में, और SSCGD में पूछा गया था ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट कैसी प्रकार की चट्टान है? तो ये है इग्निशन। SSCGD में 2023 में 4थी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, ठीक। मेटामॉर्फोसिस ये होती है भाई साहब सैंडस्टोन, लगा लो आप। नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो मेटामॉर्फोसिस में हीरा भी होता है, संगमरमर भी होता है, क्वार्टाइज भी होता है। तो मेटामॉर्फोसिस ना, ये कैसी है? सैंडस्टोन कैसी है? ये भाई साहब सेडिमेंट्री है, सैंड स्टोन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान लेयर्स में पाई जाती है? वो है भाई साहब सेडिमेंट्री। क्या होता है? लेयर्स में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी चट्टान है? सेडिमेंट्री चट्टान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेटामॉर्फोसिस के ये 1 2 3 एग्जांपल कर लो, इसका ये सैंडस्टोन कर लो, और इसके 3 याद, इनमें से ही पूछा जाएगा। बाकी तुम्हारी किस्मत भाई, दुनिया भर की चट्टान है, कोई भी पूछ सकता है, रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, सरहिंद
नहर, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्मी के जो फिजिकल होते थे ना, मतलब भर्ती होती थी उनमें, रोहतक में, जबलपुर, गया में 2020 में पूछा गया। ठीक है, आर्मी की भर्ती। तो भाई साहब सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, शुरुआत तो होती है इसकी पंजाब से, PUNJ, पंजाब। खत्म होती है भाई साहब ये राजस्थान में। ठीक है, ठीक है। कहाँ पर शुरुआत होती है, ये होती है भाई साहब, एक व्यास नदी आ रही है, व्यास नदी ऐसे, एक आ रही है भाई साहब अपनी सतलज नदी ऐसे। ये दोनों जहां पर मिलती है ना, वहां पर है हरिके बैराज। ठीक है, ठीक है। और यहीं से एक नहर निकलती है, और जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। समझ गए, किन दो नदियों से मिलके बनती है, नदियों के मतलब संगम से बनती है, समझ गए। ठीक। अब सुनो मेरी बात, एक होता है सरहिंद नहर, ये कहां पर है, मतलब ये है भाई साहब पंजाब में। पंजाब में कहां पर, कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। ठीक है। एक होता है भाई साहब, एक याद करो, फरुक्का बैरेज, फरुक्का बैराज, ये कहां पर है, ये है भाई साहब वेस्ट बंगाल में। किस नदी पर, गंगा नदी पर। ठीक है। बैराज होता क्या है, बैराज होता है, नू समझ लो भाई, डैम की तरह होता है, बांध की तरह एक प्रकार का होता है, बांध ही मान लो, ये समझो बांध ही है। ठीक है, उसका दूसरा नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खालिस्तान हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह तापमंडल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर। देखो भाई, सीटेट में SSCH, देखो भाई मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मेरे इंग्लिश में जल्दी सरल होते हैं। देखो जो लेयर्स होते हैं वायुमंडल, एटमोस्फेयर, देखो सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है भाई साहब स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश छोड़ दो, फिर आती है मिजोस्फेयर, फिर आती है भाई साहब थर्मोस्फेयर, और फिर आती है एक्सोस्फेयर। ये होते, तो वो सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगी, एक्सोस्फेयर। भाई याद कर लो, इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें टी कहाँ पर आता है, नीचे नीचे आता है, लास्ट लगभग 20 नंबर है ना इसका। मेरा नाम तरुण है इसीलिए मेरे याद है। उससे ऊपर 19 नंबर आएगा, फिर और ऊपर MKLM 13, फिर थर्मो, फिर वापिस चले जा 19, और फिर 5, ऐसे याद कर ले। ये 3 याद कर ले, थर्मो और एक्सो। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, यार भाई साहब वो कैब याद करते होंगे आप, बाहर की तरफ, इसलिए सबसे ऊपर ऊपर है। ट्रोपोस्ट, मिजो मतलब मिड में, मिड में, ये ऊपर से 2 हटा दे, नीचे से 2 हटा दे, मिड में, ऐसे याद करो। ये तो कौन सा है, एक्सोस्फेयर। ठीक है। अब कहते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, क्या पूछा गया था कि इनका जो सही क्रम कौन सा है, नीचे से लेकर ऊपर तक 4 ऑप्शन थे, बड़े बड़े ऑप्शन, ट्रोपो, स्ट्रेटो, फलाना दिख रहा, फिर आता है मिजो, थर्मो, फिर आता है स्ट्रेटो, ऐसे भाई से 4 ऑप्शन थे, और वो क्या कहे, बड़े बड़े ऑप्शन थे। तो नीचे नीचे क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर, सीधा पूछेगा, ओजोन कल भी कराया था, O3। ठीक है, ट्राई एटॉमिक है, मतलब 3 एटम ओजोन के। तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब ओजोन किस में पाई जाती है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर विमान जो उड़ते हैं ना, हवाई जहाज, वो किस में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। मिजोस्फेयर में क्या होता है, मिजोस्फेयर ये लिख देता हूँ, उल्का पिंड, उल्का पिंड कहाँ आकर खत्म होते हैं, मिजोस्फेयर में आके खत्म होते हैं। ऐसे एक्सोस्फेयर क्या होता है, सबसे बाहर वाली होती है। और एक होता है आइनोस्फेयर, ये क्या होती है, ये एक्सोस्फेयर का ही पार्ट होती है, इसी का ही एक पार्ट होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो ट्रांसमिशन जो होते हैं ना, जो एंटीने वगैरह हमारे घर पे लगे हैं, डिश टीवी, वो सब आइनोस्फेयर, और ये इसी का एक पार्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी, बाबा रामदेव, रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम। ठीक, देखो भाई, ये है भाई बाबा रामदेव की। भाई साहब बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं। महेंद्रगढ़ भी नांगल चौधरी के पास एक गांव है, मैं भी महेंद्रगढ़ से आता हूँ, हमारे यहीं से हैं बाबा रामदेव। कहाँ से कहाँ पूछ गए भाई साहब, नांगल चौधरी से है। ठीक है, मैं भी इधर साइड से आता हूँ, महेंद्रगढ़ जिले से, वहीं से। ठीक हो, अब सुनो मेरे बात, किसके हैं, इसके महात्मा गांधी की। कौन से है इसके, भाई साहब माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ,
ये किसकी है? गांधी जी की है। एक है भाई साहब हिंद स्वराज ऑटोबायोग्राफी, किसकी है? महात्मा गांधी की। एपीजे अब्दुल कलाम की दो याद कर लो, तीन याद कर लो। एक तो है भाई साहब इंडिया 2020, मतलब इन्होंने एक मतलब विजन रखा था कि 2020 तक भारत ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो सब। एक है माई कंट्री, नहीं नहीं माई कंट्री नहीं, एक वो है इग्नाइट माइंड्स, इग्नाइट माइंड्स। एक याद कर लो विंग्स ऑफ फायर, मोस्ट इंपोर्टेंट, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है ठीक है। एक लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी दो किताब याद कर लो। कौन कौन सी भाई? एक तो याद कर लो माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। और एक याद कर लो, नहीं नहीं यही है, मतलब एक ही किताब है, मैं सोचा अलग अलग है। माई कंट्री माई लव, मेरा देश मेरी जिंदगी, किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? केएल राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा। सीएचएस में पूछा गया, एमटीएस में जिड्डी भाई साहब तीनों बार पूछा गया। देखो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 वाला, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप। कहां पर? वो क्या गया, न्यूजीलैंड से हमारे थे, हाँ धोनी रन आउट हुआ था, आगे याद। हाँ ठीक है। उसमें क्या है, रोहित शर्मा ने 4 शतक मारे थे, 4 सेंचुरी। तो विश्व में 4 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें लगातार 4 शतक, तार 4 सेंचुरी। वो किसने मारी थी? वो मारी थी भाई साहब कुमार संगकारा। कहां का है? श्रीलंका का है। ठीक है, उन्होंने मारा था, मतलब दुनिया का पहला पूछे जब तो कुमार संगकारा करना, क्योंकि 2015। लेकिन भारत का पूछा है यार विश्व कप में, वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाज, तो वो है भाई साहब अपना रोहित शर्मा। समझ गए? श्रीलंका के साथ कौन सा अभ्यास करता है भाई भारत? स्लाइनेक्स। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और याद कर लो भाई, देखो टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मारने वाला, 13 शतक पहला भारतीय कौन है? वो है भाई साहब वीरेंद्र सहवाग, ये भी अपना हरियाणा का ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था जिड्डी में, जिड्डी में पूछा गया था टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मारने वाला पहला भारतीय कौन है? वो है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मटकी निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम। भाई मैं सबके दो दो आपको याद करा दूंगा। ठीक है, सब के। तो सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का ही है मटकी। मध्य प्रदेश के कोई दो मतलब लोक नृत्य, फोक डांस बताना मध्य प्रदेश के। एक तो मैंने बता दिया, ये क्या नाम है? मटकी। यहाँ पर लिख देता हूँ मध्य प्रदेश, मटकी। और एक याद कर लो घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य, दोनों एक से नाम है ना, मटका भाई ऐसे होता है, घड़ा भी ऐसे होता है, तो वो सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के एक तो याद कर लो भाई साहब छाम, छाम नृत्य। एक याद कर लो लाहौली नृत्य। ठीक है ठीक है, एक याद कर लो राजस्थान का, राजस्थान का भाई साहब घूमर। एक याद कर लो चक्री। भाई हम घूमेंगे, मैं सारा याद कराऊंगा। एक सुनो सुनो सुनो, पंजाब है, पंजाब का झूमर है। देखो देखो, घूमर तो कहां पर है? राजस्थान का। और झूमर कहां का है? पंजाब का। असम का। एक तो अपना बिहू, सारी दुनिया को पता है। एक कर लियो नागा नृत्य। ठीक है, घर में हम मटका है ना, मटका कहां पर रखेंगे? घर के बीच में रखेंगे। और जो भारत है, भारत के एकदम बीच में कौन है? यहां पर है मध्य प्रदेश।
तो घर मटका कहाँ रखेंगे, एकदम बीच में, और बीच में कौन है, मध्य प्रदेश। मटका ऐसे याद करो, गढ़ा मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ से है, इसमें छाम नृत्य, लाहौली नृत्य, लाहौल स्पीति जो है ना वो घाटी, वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नहीं मतलब याद करने की है, लाहौली। घूमर कहाँ पर है, घूमो घूमो घूमर घूम, वो है ना पद्मावत, उसमें वो डांस है ना, कौन सा गाना है यार, नाम ध्यान नहीं यार, उसमें करते घूमर। और घूमेंगे ऐसे ऐसे तो फिर चक्कर लगाएंगे, तो कहाँ का है, राजस्थान में। और झूमर पंजाब में। देख लो, डाउट भी मत होना, बिहू नागौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, पशु अधिकार, वन संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे, इसका संबंध है मानवाधिकार से, समाज सेवा समझ लो, ठीक है। मानव जो अधिकार है ना विश्व में, पूरे विश्व में है, ये नहीं है किसी एक देश में। इसका भाई साहब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1961 में हुई थी, समझ गए। एमनेस्टी की स्थापना 1961, हेडक्वार्टर है। अब देखो दो चार और मैं बता देता हूँ। एक है भाई साहब, जैसे यूनिसेफ ले लो, यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर बताओ, यूनेस्को का बताओ, एक WTO का बताओ, और WHO का बताओ। देखो यूनिसेफ का कहां पर है, यूनिसेफ का है भाई साहब न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का है पेरिस, फ्रांस की राजधानी। और WHO और WTO का एक जगह, वो है जिनेवा। जिनेवा कहां पर, स्विट्जरलैंड में। देखो कैसे याद करोगे। हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है ना, और स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो हम जिएंगे, जिएंगे मतलब जिएंगे तब ज्यादा, जब स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी रहेगी। ट्रेड मतलब व्यापार करना, वर्ल्ड ट्रेड व्यापार तभी करेंगे जब जिएंगे, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। स्वास्थ्य ही सब कुछ है, हेल्थ इज एवरीथिंग, ठीक है। पैसे कमाई जा सकते हैं, हेल्थ नहीं कमाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था, उर, नाडु, मुवेदावेलन, तालुका। ये पूछा गया है भाई, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, 14 दिसंबर 2022 को। शिफ्ट मेरे ध्यान नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन है भाई साहब, वो है विजयालय चोल। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस खाली कांस्टेबल कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय चोल। बीपीएससी में भी यही पूछा गया था, ठीक। इसका लास्ट शासक, शुरू तो इसने किया था, तो लास्ट किसने किया था, लास्ट शासक कौन है, वो है भाई साहब राजेंद्र थर्ड। अब आएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो राजेंद्र भी ऑप्शन में पूछेगा ना, 3 आएंगे, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र थर्ड, तो राजेंद्र थर्ड है, ठीक है। इन्होंने चोल वंश ने एक मंदिर बनवाया था, मंदिर वृद्धीश्वर मंदिर। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। वृद्धीश्वर मंदिर, वृद्धीश्वर मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया, चोलवंश ने कराया। और चोलवंश में करवाया, ठीक है। चोलवंश में भी किसने करवाई, इसका कराया राजेंद्र द्वितीय ने। थर्ड तो लास्ट था, उससे पहले सेकंड आया, तो सेकंड ने क्या करा दिया, वृद्धीश्वर मंदिर। किसका मंदिर है ये भाई साहब, भगवान शिव का मंदिर, शिव मंदिर है एक, ठीक है। एक मंदिर है इरातेश्वर मंदिर, इरातेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया, ये कराया राजेंद्र फर्स्ट ने करवाया। फर्स्ट देखो 3 है, तीनों राजेंद्र याद। पहला किस लिए, इसने रातेश्वर मंदिर का है। दूसरा किस लिए, दूसरे ने वृद्धीश्वर मंदिर का। तीसरा क्या था, तीसरा भाई से लास्ट था, इसलिए याद करना है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ में, सीपीओ में पूछा गया था, जो चोलवंश है ना, उन्होंने एक टैक्स लगाए थे, कर लगाए थे, उसका नाम है, इसका आंसर आएगा उर कहते थे, मतलब किसानों की बस्तियों के उर नाम से। एक सीपीओ में पूछा गया था, एक था वेट्टी कर। वेट्टी कर ये कौन सा कर था भाई, जो कर मतलब टैक्स देना, टैक्स नहीं देते थे भाई। मैं राजा हूं यहाँ का, और ये मेरे मतलब लोग हैं, तो मैं इनसे कर टैक्स नहीं लेता था, मैं इनसे मजदूरी करवाता। तू मेरे घर मजदूरी कर फ्री में, मैं तेरे को रुपए नहीं दूंगा, और तेरी मतलब तू टैक्स दे दिया। तो वो कौन सा था, वो था वेट्टी कर। वेट्टी कर एक प्रकार का ऐसा कर था जिसमें मजदूरी के बदले पैसे नहीं मिलते थे। भाई तू मेरे काम कर जा 2 दिन, तेरा कर माफ है, ये सब होता था वेट्टी कर में। सीधा सीपीओ में पूछा गया था, ये कौन सा कर है, वो है वेट्टी कर, ठीक है।
समझ गए। और जो किसानों की बस्तियों को क्या उड्डा उड्डा रहे कबूतर। जैसे देखो ये किसान है, किसान क्या करते हैं, खेत होता है, खेत में भाई से ये बो रखे हैं हमने फसल, तो यहाँ पर क्या है, पक्षी आकर बैठ जाते हैं, दाना चुगते हैं, हम क्या करें, उड़ उड़ मतलब उड़ाते हैं उनको, उड़ 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 उड़, भाई याद करने का तरीका है। उनको करते हैं ना, उड्डा उड्डा रहे कबूतर, उड़ जा कबूतर, मतलब उनको भगाते हैं कि हमारे दाने ना चुगे, वो करते हैं उड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का शासक था? सामंत सेन, मिहिर भोज, नागभट्ट, रामभद्र। एमटीएस में सीजीएल में एक सेकंड भाई, ये ऑप्शन गलत है। कौन सा शासक था भाई? नागभट्ट भी आएगा और मिहिर भोज दोनों थे यार, मैंने ऑप्शन गलत कर दिया। ठीक है, मिहिर भोज भी है भाई, प्रतिहार गुज्जर, गुज्जर प्रतिहार है ये। ठीक है, तो भाई मीर देखो, सबसे पहले बात करते गुज्जर प्रतिहार वंश, इसका भाई से संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक था नागभट्ट। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी एडेड टीचर में 2021 में। नागभट्ट कैसे याद करोगे? हार मतलब हार गया भाई, मेरे घर में एक मेरे को नाग मतलब सांप मिल गया, तो सांप के साथ मेरी लड़ाई हुई, मतलब वो कहीं मैं उसे मारूंगा भाई, भाई सांप थोड़ी पालूंगा, तो मारूंगा, मतलब कभी वो कहीं लुक जा रहा, कभी ईंटों के पीछे, कभी कहीं, लेकिन लास्ट में आकर मैंने उसे मार दिया, नाग को मैंने मार दिया घर में, और वो इससे उसकी हार हो गई, मतलब मैं जीत गया, नाग हार गया, मतलब प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार कौन था? नाग था। हारा हारा कौन था? मैं लड़ाई कर रहा था, तो नाग हार गया। भाई याद करने का तरीका है सीधे। गुज्जर प्रतिहार है ना ये, गुज्जर प्रतिहार देखो, ये बाद में जाके कई भागों में बट गए। एक तो भाई बट गया जैसे मतलब परमार वंश में बट गया, चौहान वंश में बट गया, चंदेल वंश में बट गया, राठौर वंश में बट गया, तोमर वंश में बट गया, कई प्रकार, लेकिन हमारा काम वो नहीं है, इतना डीप में जाना नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक किताब है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि जो गुज्जर प्रतिहार है ना, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी भाई साहब कन्नौज। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CHS में कि निम्नलिखित में से कौन सी गुज्जर प्रतिहार की राजधानी? वो है कन्नौज राजधानी है। ठीक है, एक किताब है इन पर, किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। किसकी है ये बताओ? राज रासो, ये है भाई साहब चंद बरदाई की, चंदर बरदाई की, पृथ्वीराज रासो। ठीक, और ये इस किताब में मतलब किनका मतलब उल्लेख है? तो इन किताब में उल्लेख है राजपूतों का उल्लेख है। समझ गए? समझ गए। पृथ्वीराज रासो सारी दुनिया को पता है चंद्र बरदाई के, लेकिन पूछ ले इनमें से मतलब किनका उल्लेख है? तो राजपूत ऑप्शन देते हैं, राजपूतों का, तोमर वंश का, परमार वंश का, राठौर वंश का, चौहान वंश का, चंदेल वंश का, तो किसका है? राजपूतों का, गुजरों का, ऐसे। ठीक है, ठीक है, संस्थापक कौन है? हार है, नाग हार गए मेरे साथ प्रतिहार। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 PYQ है। और भाई आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही साथ बना रहे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं भी बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट अपलोड करवाऊँ। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए, परीक्षा नगर ही नाम है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, ये जो है ना, ये इन सब का एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके, फोटो खींच के, PDF बना के अपने टेलीग्राम पर डेली अपलोड कर रहे हैं। जो PDF नोट्स हैं यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।